बांग्लादेश के मुद्दे को लेकर इंडिया ने एक हाइब्रिड वॉर ढाका के खिलाफ छेड़ तो दी है, लेकिन उनको पै दर पै नाकामियों का सामना करना पड़ रहा है। डिप्लोमेटिक महाजों पे चाइना से तो वैसे ही उनको उम्मीद नहीं थी, लेकिन इंडिया ने अपने तमाम तर जो डिप्लोमेटिक चैनल्स हैं उनको एक्टिवेट कर दिया और एक केस बनाने की कोशिश की, खास तौर पर अमेरिका और वेस्ट के अंदर बांग्लादेश की नई सरकार के खिलाफ एक रेडिकलाइजेशन का केस बनाने की कोशिश की। केस नई सरकार के आने के बाद रेडिकल्स जो हैं वो पावरफुल हो गए और वहाँ पर जो माइनॉरिटीज़ हैं वो ख़तरे में हैं, लेकिन किसी ने इंडिया के इस नैरेटिव को बाय नहीं किया। आपने देखा कि मगरिब की तरफ से, यूरोप की तरफ से पहले बांग्लादेश की नई सरकार का समर्थन किया गया। इसके बाद आपने देखा जापान की तरफ से, एक और इंडिया का एक बड़ा अच्छा करीबी मुल्क है, उनकी तरफ से भी बांग्लादेश की नई सरकार का समर्थन किया गया। अमेरिका की तरफ से भी किया गया। यहाँ तक डेस्परेशन नजर आई कि खुद फोन कर करके मोदी बाइडेन को मिन्नतें तरले करता रहा कि किसी तरह से कंडेम कर दें इनको, नई सरकार को, या इनके बारे में कुछ नेगेटिव अल्फाज बोल दें, लेकिन वो नहीं हुआ। अब आज एक बहुत बड़ा सेटबैक मिला है, एक और नया सेटबैक, और वो सेटबैक मिला है रशिया से। देखिए, रशिया को इंडिया अपना करीबी मुल्क समझता रहा है, लेकिन वहाँ पर भी सूरत हाल कुछ यूं हुई है कि जस्ट लाइक चाइना, रशिया ने भी बांग्लादेश की नई सरकार की सपोर्ट का ऐलान कर दिया है। रशिया की जो एम्बेसडर हैं बांग्लादेश के अंदर, उन्होंने मोहम्मद यूनिस साहब से मुलाकात की और उन्होंने कहा कि हमारे जो जो प्रोजेक्ट्स यहाँ पर चल रहे हैं, चाहे वो न्यूक्लियर पावर प्लांट वाला प्रोजेक्ट हो या जितने भी हैं, वो वैसे ही जारी रहेंगे, बल्कि रशिया ये इंटेंशन रखता है कि मजीद अपने जो टाइज हैं वो बांग्लादेश की नई सरकार के साथ डीप करे। तो इसका मतलब है कि इंडिया के राइवल्स ने तो डंप किया ही हुआ था बांग्लादेश वाले नैरेटिव को। इंडिया का जो बांग्लादेश के वाले से नैरेटिव है उसको इंडिया के राइवल्स तो वैसे ही एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे, चाइना, पाकिस्तान वगैरह। लेकिन जिन मुल्कों को इंडिया अपना करीबी इत्तेहादी और दोस्त समझ रहा होता है, वहाँ पर भी इंडियन डिप्लोमेट्स इफेक्टिव तरीके से लॉबिंग करने में नाकाम रहे हैं और इंडिया के जो करीबी मुल्क हैं वो भी इंडिया के नैरेटिव को डंप कर रहे हैं। ढाका ट्रिब्यून ने रिपोर्ट किया है कि एनवाय रशिया विल कंटिन्यू टू सपोर्ट बांग्लादेश इन इंटरनेशनल फोरा। ये बहुत बड़ी बात है। रशिया ने भी, यानी ये जो इंडिया का सबसे करीबी दोस्त जो समझा जाता है, उन्होंने भी इंडिया के नैरेटिव को बाय नहीं किया। कहते हैं कि ही मेड दी कमेंट व्हेन ही मेड अ कर्टसी कॉल to the chief advisor of the interim Bangladesh government, Professor Mohammad Yunus, at the State Guest House, Jamuna. During the meeting, he discussed the Rupur nuclear power plant, which Bangladesh is building with technical and financial support from Russia, and increased cooperation on food security, energy exploration, and science and technology. इसका मतलब है कि जो मामलात पहले रशिया और बांग्लादेश के चल रहे थे वही चलेंगे। किसी किस्म का वहां पर हमें कोई उतार चढ़ाव नजर नहीं आया। विच मीन्स कि इंडिया की जो डिप्लोमेटिक फ्रंट पे उन्होंने एक कोशिश शुरू करके रखी हुई थी कि नई सरकार की जो रेपुटेशन है उसको डैमेज किया जाए और इसके नतीजे में ये जो इलेक्शंस करवाएंगे उन इलेक्शंस को भी समहाउ कंट्रोवर्शियल किया जाए ताकि शेख हसीना रेलेवेंट रहे सिस्टम के अंदर। देखें, इलेक्शन अगर फ्री एंड फेयर, जो कि होने ही है, अब जो इलेक्शन होंगे फ्री एंड फेयर होंगे, सारी पार्टियां इसके अंदर हिस्सा भी लेंगे, हो सकता है इंक्लूडिंग अवामी लीग वो भी हिस्सा लें। जीतेंगे तो वो वैसे ही नहीं, लेकिन हिस्सा तो लेंगे। तो इन इलेक्शंस को सारी दुनिया तस्लीम करेगी। एज अ रिजल्ट ऐसे इलेक्शन जो होंगे, जो इंक्लूसिव होंगे, तमाम सियासी पार्टियां होंगी, सबको लेवल प्लेइंग फील्ड मिलेगी, तो दुनिया इसको एक्सेप्ट करेगी और उसके नतीजे में बनने वाली नई सरकार को भी दुनिया एक्सेप्ट करेगी, दुनिया का समर्थन उनको मिलेगा। इंडिया ये नहीं चाहता था, क्योंकि अगर ऐसा हो गया, नई सरकार आ गई, तो इंडिया समझता है कि शेख हसीना साहिबा का पावर वहां पर गिरेगा और शेख हसीना का पावर गिरने का मतलब है कि इंडिया का पावर गिरना। अच्छा, जमात इस्लामी ने भी इंडिया के लिए एक बड़ा अच्छा स्टेटमेंट दिया है। ये इंडिया को इस पर गौर करना चाहिए। जमात इस्लामी के चीफ ने जो बातें कही हैं बड़ी इंपॉर्टेंट बातें हैं। देखिए ना, उन्होंने तो बड़ा लंबा चौड़ा केस बना के रखा हुआ था जमात इस्लामी के खिलाफ कि ये तो के रेडिकल्स हैं, ये तो पता नहीं क्या क्या, ये किस किस्म के लोग हैं। उन्होंने एक लंबी चौड़ी चार्ज शीट इनके खिलाफ लगा के रखी हुई थी। वेस्ट के अंदर भी ये जमात इस्लामी का डर दिखाते थे। अगले सेटअप में जमात इस्लामी का रोल बन सकता है, कोलिशन गवर्नमेंट के अंदर बन सकता है रोल। ये मैं आपको अभी से ही बता रहा हूँ, जमात इस्लामी का रोल अगले सिस्टम में बन सकता है। तो जमात वालों ने क्या कहा है? उन्होंने कहा है कि हम तो कभी एंटी इंडिया रहे ही नहीं है, ये तो हमें मिसअंडरस्टैंड करते हैं। असल में हम तो चाहते हैं कि इक्वलिटी की बुनियाद पे अमेरिका, चाइना, रशिया, इंडिया, इन सब के साथ टाइज हों,
इक्वलिटी की बुनियाद पे। लेकिन ये बड़ा छोटा वाला हिसाब किताब हम नहीं मानते। द हिंदू कहता है कि बांग्लादेश वांट्स हार्मोनियस टाइज विद इंडिया बट न्यू दिल्ली मस्ट नॉट इंटरफियर। अब बताइए इसमें क्या गलत बात कह रहे हैं वो? यही तो बात है। उनका जो नैरेटिव है वो मैच करता है बांग्लादेश की अक्सर अवाम के साथ कि भाई आप हमें छोड़ दें हमारे हाल पे, हम अपना लीडर खुद सिलेक्ट कर सकते हैं, इतनी हमारे अंदर कैपेबिलिटीज हैं, आप बीच में बराए मेहरबानी टांग मत अड़ाएं। और आगे वो कहते हैं कि मिस्टर रहमान हु इज द अमीर ऑफ बांग्लादेश जमात इस्लामी स्टेटेड दैट his party supports close relations between India and Bangladesh but also believe that Bangladesh should maintain strong and balanced relations with countries like the United States, China and Pakistan by leaving behind the baggage of the past। वो कहते हैं सबके साथ बेहतर टाइज रखें। और आजकल की जो डिप्लोमेसी है नाजरीन वो इसी तरह की है, यानी मुख्तलिफ मुल्क चाहते हैं कि उनके तकरीबन सभी मुल्कों के साथ अच्छे टाइज हों ताकि ग्रोथ की अगर कोई अपॉर्चुनिटी कहीं पर भी नज़र आ जाए तो उसको अवेल किया जाए। तो ये जमात इस्लामी की तरफ से भी इंडिया को मैसेज किया है आज कि हम आपके विरोधी नहीं हैं, हमारे खिलाफ इस तरह का प्रोपेगेंडा बंद करें कि हम कोई एंटी इंडिया हैं। वी आर नॉट एंटी इंडिया बट वी वांट बैलेंस रिलेशंस। अब वो जाहिर सी बात है, देखें इस तरह के जो स्टेटमेंट्स हैं दूसरे भी जो मुल्कों के एम्बेसडर्स होंगे वो भी तो नोट कर रहे होंगे ना कि उन्होंने जैसे रशिया के बारे में उन्होंने कहा कि हम रशिया के साथ अच्छे टाइज रखते हैं, चाइना के बारे में कहा, अमेरिका के बारे में कहा, तो वो इसको पॉजिटिवली लेंगे। इंडिया को भी पॉजिटिवली लेना चाहिए इस स्टेटमेंट को। और ये जो हाथ पांव मारे जा रहे हैं कि समहाउ इनकी क्रेडिबिलिटी को, यूनिस साहब की क्रेडिबिलिटी को और अगली जो गवर्नमेंट आएगी उसकी क्रेडिबिलिटी को नुकसान पहुंचाया जाए, ये कोशिशें काम नहीं कर रही हैं और करेंगी भी नहीं। ये मैं आपको अभी से ही बता रहा हूँ, नहीं करेंगी। हवाओं का जो रुख है ना वो न्यू दिल्ली को समझ जाना चाहिए। अगर रशिया जैसा उनका इत्तेहादी प्रोफेसर यूनिस की गवर्नमेंट को सपोर्ट कर रहा है तो बाकी बचा क्या पीछे? भाई रशिया तक तो आपका साथ नहीं दे रहा है इस हवाले से। सबसे करीबी स्ट्रेटेजिक पार्टनर रशिया को मान रहे होते हैं ना, रशिया भी नहीं मान रहा बात। लिहाजा दिस इज़ दी राइटिंग्स ऑन द वॉल और इसको समझ जाना चाहिए इंडियन पॉलिसी मेकर्स को। और बांग्लादेश के साथ कन्फ्रंटेशन की बजाय कोऑपरेशन की पॉलिसी अगर अडॉप्ट की जाए तो वो ज़्यादा बेहतर होगा न्यू दिल्ली के लिए। लेकिन ऐसा हो नहीं रहा, ऐसा नहीं हो रहा। खुद इंडिया के अंदर भी, यानी एक्सटर्नल फ्रंट को तो छोड़ देना, बाहर के मुल्कों के साथ जो ताल्लुकात है उसको छोड़ दें, अंदरूनी सतह पर भी इंडिया के अंदर भी रूलिंग पार्टी बांग्लादेश के मुद्दे को लेकर अभी तक सियासत खेल रही है। आसाम का चीफ मिनिस्टर हिमांता शर्मा ने क्या बयान दिया है आज? उसने कहा है कि मैं तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर को खत लिखूंगा, उसको मैं बोलूंगा कि आपके मुल्क में जितने भी बांग्लादेशी हैं उनको बाहर निकालिए। लुक एट दिस, मतलब वो कह रहे हैं कि जब से लेकर वहां सरकार गई है ना शेख हसीना की, तो मुस्लिम इन्फिल्ट्रेशन बढ़ गई है। मुस्लिम इन्फिल्ट्रेशन, ये उन्होंने वर्ड यूज किया है कि हिंदू नहीं मुस्लिम इन्फिल्ट्रेशन बढ़ रही है। डेकन हेराल्ड ने रिपोर्ट किया है कि बांग्लादेश अनरेस्ट इंक्रीज्ड इन्फ्लक्स ऑफ मुस्लिम्स इनटू इंडिया। आसाम चीफ मिनिस्टर हिमांता इससे आगे ये सोच नहीं सकते, हिंदू मुस्लिम से आके नहीं सोच सकते। कुछ भी कर लें आप, 100 साल के बाद भी देखेंगे बीजेपी की यही पॉलिटिक्स होगी, हिंदू मुस्लिम। आगे शर्मा कहता है कि मोस्ट वर्कड इन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज एंड फ्लीड एज द इंडस्ट्रीज halted operations. Most were heading to Coimbatore in Tamil Nadu to work in textile industries. I will write a letter to Tamil Nadu Chief Minister M.K. Stalin soon with a request to check antecedents of those who recently joined the textile industries in his state. जैसे क्लासरूम के अंदर अटेंडेंस नहीं लगती, राम प्रसाद प्रेजेंट सर, लालू प्रसाद प्रेजेंट सर, तो इसी तरह का कोई ये कह रहा है कि उधर रजिस्टर लेकर बैठ जाइए और जो भी अंदर दाखिल हो रहा हो फैक्ट्री में तो उसकी अटेंडेंस लगाइए, उसमें नाम देखिए कौन सा है, और अगर मुस्लिम नजर आ जाए तो उसकी फिर छानबीन करिए ये कहाँ से है। अजब बेवकूफ़ाना किस्म की चीज़ें ये तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर स्टालिन को लिखेगा लेटर के अंदर। स्टालिन जो है उस लेटर को पता नहीं पड़ेगा भी कि नहीं पड़ेगा, लेकिन यकीनी तौर पर रद्दी की टोकरी में, डस्टबिन में ज़रूर डालेगा। ये मैं आपको अभी से ही बता रहा हूँ, क्योंकि साउथ इंडिया की जो पॉलिटिक्स है इट्स कम्प्लीटली डिफरेंट देन आसाम और नॉर्थ इंडियाज़ पॉलिटिक्स। वो जो हिंदू मुस्लिम की सियासत है वो साउथ इंडिया में नहीं हो रही होती है, सच कम्युनल पॉलिटिक्स नहीं है वहाँ पर। तमिलनाडु में तो खास तौर पर नहीं है। मिसाली उनकी सेकुलर जमात हैं, वो बड़े ही ज़बरदस्त तरीके से उन्होंने अपना सियासी सेटअप मेंटेन रखा हुआ है। वहाँ के लोग भी, इवन साउथ इंडियंस जो हैं, वो इतना ज़्यादा लिफ्ट नहीं कराते कम्युनल पॉलिटिक्स। तो इसीलिए आप देखिए कि 100 साल से ज़्यादा अरसा हो गया है वो घास नहीं डालते आरएसएस को। आरएसएस बहुत ही वीक है साउथ इंडिया के अंदर।
तो ये हो रहा है वहाँ पर जो रूलिंग पार्टी है उनके लोग बजाय कोऑपरेशन पे काम करने के और बांग्लादेश के साथ टाइज बेहतर बनाने के बजाय वो मतलब इनके लिए प्रॉब्लम्स इंडिया के अंदर भी क्रिएट करने की बात कर रहे हैं। और इस विषय पे भी ये जो बांग्लादेश के अंदर हालात तब्दील हुए हैं इस पे भी रूलिंग पार्टी इंडिया की सियासत, हिंदू मुस्लिम की सियासत खेलते हुए नजर आ रही है।